लेकर आया हूँ आपके सामने इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं उत्पादन की अवधारणा के बारे में, यानी कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि अपन सप्लाई जो पढ़ रहे हैं वो भी एज ए प्रोड्यूसर पढ़ रहे हैं, यानी उत्पादक के रूप में अपन पढ़ रहे हैं कि सप्लाई अपन ने पढ़ा है कि सप्लाई का मतलब ये होता है एक निश्चित समय पर तय कीमत के अनुसार एक विक्रेता द्वारा या उत्पादक द्वारा जितनी वस्तु सेवा को विक्रय के लिए उपलब्ध कराई जाती है उसकी मात्रा क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। तो एक उत्पादक सप्लाई कब करेगा, जब प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन करना जरूरी होता है। तो प्रोडक्शन होता क्या है, आज देखेंगे हम उत्पादन की अवधारणा। आइए चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, इसका नाम है उत्पादन की अवधारणा। उत्पादन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए आज का टॉपिक है उत्पादन की अवधारणा। तो उत्पादन की अवधारणा को समझने से पहले जरूरी है उत्पादन के बारे में जानना कि उत्पादन होता क्या है, प्रोडक्शन क्या होता है ना। तो प्रोडक्शन देखिए जो भी होता है, प्रोडक्शन में क्या किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, वस्तुओं व सेवाओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण, यानी वस्तु सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्पादन कहलाती है। वस्तु सेवा के निर्माण की प्रक्रिया यानी ये प्रोसेस है। प्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, निर्मित किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है। तो देखिए गुड्स सर्विसेज बनाना यानी गुड्स सर्विसेज जो बनाई जाएगी वो उपयोगी वाली बनाएंगे, ऐसे नहीं कुछ भी बना दो, ऐसा नहीं। जो भी वस्तु सेवाएं बनाई जाएगी तो उनमें क्या होनी चाहिए, वांट्स सेटिस्फाई करने की पावर होनी चाहिए, वांट्स सेटिस्फाई करने की पावर। यानी कि कोई भी वस्तु सेवा जब उत्पादक बनाता है तो उस वस्तु सेवा में ऐसी शक्ति होती है जो किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता को क्या करती है, पूरा करती है। जैसे मार्कर है, ये मार्कर मेरी आवश्यकता को पूरा कर रहा है क्योंकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो जिसने भी व्यक्ति ने प्रोड्यूस किया है मार्कर, तो उसकी यही इच्छा थी या उसने यही सोचा था कि जो भी वस्तु बनाई जाएगी मेरे द्वारा या मार्कर बनाया जाएगा वो किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता को सेटिस्फाई करेगा। तो मार्कर क्या कर रहा है, मेरी इच्छा को, आवश्यकता को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मुझे संतुष्टि प्रदान कर रहा है, पढ़ाने में मदद कर रहा है मेरी, है ना। तो ये मार्कर जो है मेरे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जितनी वस्तु जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड भी क्या कर रहा है, अपनी आवश्यकता पूरी कर रहा है। क्योंकि अच्छे से अपन समझ पा रहे हैं एक टॉपिक को, इसके माध्यम से, मार्कर की सहायता से, डस्टर के माध्यम से, है ना। तो ये इस समय क्या है, मोबाइल की इंपॉर्टेंस है ना, ऑनलाइन क्लास से चल पा रही है, तो वहां से अपना जो है इंटरनेट काफी उपयोगी है, ठीक है, सेवा के रूप में। तो इस तरह जो भी वस्तु सेवाएं बनाई जाती है वो कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है, उनमें पावर होती है जो किसी ना किसी आवश्यकता को क्या करती है, संतुष्ट करती है, ठीक है। और जो आवश्यकता को संतुष्ट करे वो शक्ति क्या कहलाती है, वो शक्ति कहलाती है आपकी उपयोगिता। यानी कि अपन क्या करते हैं, कोई भी रिसोर्सेज है, क्या लेते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं अपन, है ना। जितने भी रिसोर्सेज है उन पे क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज पर, है ना। रिसोर्सेज पर कुछ एक्टिविटी क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। उसके बाद मिलता है आपका आउटपुट, क्या मिलता है, आउटपुट यानी उत्पादन, ठीक है, जो भी मात्रा प्राप्त होती है, क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, रिसोर्सेज लिए जाते हैं यानी संसाधन लिए जाते हैं, संसाधनों के माध्यम से संसाधनों पर कुछ वर्क किया जाता है। जैसे मान लो मार्कर बनाने में प्लास्टिक का यूज किया, फाइबर का यूज किया, इसमें है ना, इंक का यूज किया, मशीन का यूज किया, लेबर का यूज किया, इन सभी चीजों को अपन ने एक साथ जोड़ा यानी कनेक्ट किया, कुछ परफॉर्म किया, कुछ एक्टिविटीज की, है ना। प्लास्टिक को लेकर, फाइबर को लेकर, मार्कर की इंक को लेकर के कुछ ना कुछ वर्क किया, इसमें तब एक बन के होते हैं वो मार्कर, है ना। तो अपन क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, कच्चा माल, है ना, उन साधनों को लेकर के उन पे क्या करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद क्या तैयार होता है, उत्पादन तैयार होता है, यानी प्रोडक्ट तैयार होता है या सर्विसेज तैयार होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है इसमें वांट सेटिस्फाई करने की क्या होती है, पावर होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मार्कर अपनी इच्छा, आवश्यकता क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें क्या है, वो पावर है, शक्ति है जो अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो उस पावर शक्ति को कहते हैं यूटिलिटी। क्या कहते हैं, यूटिलिटी। ध्यान है ना आपको, अपन ने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, यूटिलिटी, उपयोगिता। यानी कोई ना कोई वस्तु सेवा में ऐसी शक्ति होती है जो किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता, इच्छा क्या करते हैं, सेटिस्फाई करना।
तो उसी शक्ति को क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। तो सभी गुड्स में होती है, सर्विसेज में होती है, जो किसी ना किसी व्यक्ति की जरूरत आवश्यकता क्या करती है, वो संतुष्ट करती है। अब उपयोगिता को देखिए कई रूपों में जाना जाता है। अपन देखें कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूटिलिटी को कैसे किया जाता है, कैसे उपयोगिता डाली जाती है किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, तो वो अपन देखते हैं उपयोगिता के रूप में। यहाँ पे उपयोगिता को देखें तो उपयोगिता देखिए 3 रूपों में होती है। एक तो रूप उपयोगिता, रूप उपयोगिता, ठीक है, यानी कि फॉर्म यूटिलिटी, क्या फॉर्म यूटिलिटी। सेकंड होती है प्लेस यूटिलिटी, यानी कि स्थान उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, यानी कि प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। थर्ड होती है समय उपयोगिता, समय उपयोगिता, यानी कि टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, ठीक है। तो विशेष रूप से अपन देख रहे हैं कि उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब कौन सी शक्ति पावर जो है किस समय कैसे अकॉर्डिंग प्रोसेस में आ जाती है प्रोडक्शन के में, और कैसे प्रोडक्ट को इतना उपयोगी बना देती है, सर्विसेज को इतना उपयोगी बना देती है जो मनुष्य की आवश्यकता को सेटिस्फाई कर सके, है ना। तो देखिए रूप उपयोगिता का मतलब ये होता है कोई भी वस्तु सेवा का इस तरह रूप बना देना जो मनुष्य के उपयोगी हो जाए, जो मनुष्य के काम आने लग जाए, ऐसी वस्तु का रूप बना देना, ठीक है। तो वो रूप बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रोडक्शन में होती है, और रूप अपन कैसा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, वो उसकी उपयोगिता के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कितना उपयोगी हो सकती है वस्तु इस तरह का रूप चेंज करने से। जैसे मार्कर था, मार्कर को अपने कैसे बनाया, प्लास्टिक लेकर के, फाइबर वाले लेकर के, मशीन का यूज करके, है ना, सारे इंस्ट्रूमेंट्स का परफॉर्म करके, तो अपन एक खांचा सा बना दिया, एक अच्छा शेप दे दिया इसको मार्कर का, एक पेन का रूप दे दिया, जो पेन के रूप में काफी अच्छे से उपयोग में आ रहा है। अब वो प्लास्टिक थोड़ी है, प्लास्टिक लोगे आप, प्लास्टिक को चलाओगे, चलेगा क्या, फाइबर को लोगे, फाइबर चला के नहीं चलेगा, पूरा सिस्टम सेट होता है ना। एक अच्छा सा रूप बना दिया, पेन का रूप बना दिया जो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है अपने आप को, आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो किसी वस्तु सेवा को इस तरह का रूप देना जो मानव के उपयोगी हो जाए, तो उसको कहते हैं रूप उपयोगिता। जैसे मान लो कोई लकड़ी का गट्ठर है, ये मान लो ये क्या है, लकड़ी का गट्ठर। अब ये कुछ काम का है क्या, आपने कुछ काम का है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल कुछ नहीं है सर। अगर मान लो इससे अपन बना दें, इससे मान लो अपन बना देते हैं एक अच्छी सी बना देते हैं अपन, इससे बना देते हैं एक अच्छी सी चेयर। क्या बना देते हैं, एक अच्छी सी चेयर बना देते हैं, ठीक है। ये मान के चलना है, अपन ने कोशिश की है, थोड़ी सी चेयर बनाने की कोशिश की है ना, मान लेते हैं चेयर। ये क्या है, चेयर है। अब देखो इसमें अपन ने क्या बनाई, ये चेयर बनाई है, चेयर, ये क्या है, चेयर, चेयर बनाई, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया चेयर है, अपनी इंडिया की चेयर है ना, अपन लोगों ने बनाई है, तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। अब देखो लकड़ी का गट्ठर कुछ काम का नहीं था, लेकिन आपने चेयर बना दी, कितनी शानदार चीज बना दी। अब ये आपके उपयोगी है कि नहीं है, ज्यादा उपयोगी है, उससे तो ज्यादा उपयोगी लकड़ी के गट्ठर से, है ना, है कि नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल है। चेयर पे अपन बैठ सकते हैं, कोई वर्क कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लोग खाना खा सकते हैं, है ना, रेस्ट कर सकते हैं, तो काफी चीजें उपयोगी हो जाती है। तो अपन ने लकड़ी को इस तरह रूप डाला तो मनुष्य के ज्यादा उपयोगी हो गई। अब ये चेयर प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट, कस्टमर इसको खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, इसकी उपयोगिता है। तो रूप परिवर्तित करके भी उपयोगिता को जो है सिद्ध किया जाता है, जिससे वस्तु सेवाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद स्थान उपयोगिता, प्लेस यूटिलिटी, स्थान चेंज कर दो किसी वस्तु का, मान लो जहाँ पे कोई काम नहीं उस वस्तु का, वहां से उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, जहाँ पे जरूरत है, तो वहां पे जरूरत है, वहां क्या होगी, वो उपयोगी बन जाएगी वस्तु, है ना, वो उपयोग में आने लग जाएगी, तो वहां पे उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। किसके कारण, प्लेस चेंज करने के कारण, स्थान को चेंज करने के कारण। या फिर देख लीजिए, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, ये मान लो भारत है, तो और मस्त बनाते हैं थोड़ा सा, ये मान लीजिए भारत है, लंका से समझ जाना भारत, ये लंका है। अब मान लो ये पूरा आपको पता है समुद्री एरिया है ना, पता है ना, अरब सागर है पूरा, यहाँ पे पूरा क्या है, ये अरब सागर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मिनरल्स पड़े हुए हैं, मान लो क्या पड़े हुए हैं, कुछ मिनरल्स पड़े हुए हैं इधर ऐसे, तो यहाँ पे समुद्र में जो मिनरल्स पड़े कुछ काम के क्या है, कुछ काम के नहीं है सर, है ना। पापा ने क्या किया, यहाँ से एक नाव भेजी,
ठीक है, एक नाव के बंदे को भेजा, एक को नाव लेकर के, ये यहाँ से गया और इसने मिनरल्स यहाँ पे अपने शिफ्ट कर दिए, ये मिनरल्स यहाँ पे ले आया अपन। अब देखिए अपन ने क्या किया, मिनरल्स से कुछ ऐसी चीज बनाई, ऐसी यूटिलिटी दी, इसमें कुछ वस्तु का निर्माण किया जो मनुष्य के काम आ रही है सभी लोगों के, है ना। कोई नेचुरल चीज दी या फिर कोई मिनरल से कोई प्राकृतिक स्रोत बनाया, दवाई वगैरह बना दी, इस तरह की चीजें अपन ने बना दी, उस चीजें मिनरल्स को उठा करके यहाँ से शिफ्ट करने से जो ज्यादा उपयोग आ रही मनुष्य के। तो अब क्या हुआ, जो मिनरल्स यहाँ पे कुछ काम के नहीं थे, यहाँ शिफ्ट करने से वो उपयोगी बन गए, तो उसमें क्या होगी, प्लेस यूटिलिटी आ गई, यानी स्थान चेंज करने से उनकी उपयोगिता और बढ़ गई। अब वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है वहां पे, तो वो भी प्रोडक्शन का पार्ट माना जाता है, वो भी क्या माना जाता है, प्रोडक्शन का पार्ट माना जाएगा, जो साइकिल किया जाएगा उसको, है ना, प्रोसेस में डाल करके उपयोगी बनाया जाएगा। तो इस तरह से उपयोगिता होती है, स्थान उपयोगिता। इसके बाद में आपको बताता हूं टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या होती है, देखिए मान लीजिए इस समय आ रहे बहुत ही अजीब चीज आ रही, ये आ रहे फल एकदम मस्त, एकदम चिल ढंग से आ रहा है अच्छे से, ये फल आ रहा है इस समय, इसका नाम है मैंगो, है ना, मस्त एकदम अच्छा है ना, खाएगा मैंगो इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया फल है, यानी फलों का राजा है आम, है ना। अब देखिए इस समय तो मैंगो आ रहे, मानो मार्च में भी आ रहे थे, अप्रैल में भी आ रहे थे, मई जून में भी आ रहे हैं, है ना, मई में भी आपको मिल रहे हैं, जून में भी मिल जाएंगे, जुलाई में मिल जाएंगे, हो सकता है अगस्त में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मैंगो नजर नहीं आएंगी मार्केट में, आएंगे नहीं आएंगे सर नजर। तो अब अपन क्या करते हैं, मैंगो अपन ने बल्क मात्रा में खरीद लिया अभी जब ये आ रहा है, और उसको क्या किया अपन ने, उसको अपन ने क्या किया, एक बोतल में स्टोक कर दिया, एक बोतल में उसको क्या कर दिया, स्टॉक कर दिया उस मैंगो का, उसके रस का, है ना, उसके पल्प को अपन ने क्या कर लिया, इसमें स्टॉक कर लिया, किसमें, बोतल में। नाम नहीं लूंगा, मैंगो का नाम नहीं लूंगा, माजा, ठीक है, फ्रूटी, मैं नाम नहीं, मेरे को से पैसे दे रहे हैं जो नाम लो इनका प्रोडक्ट का, है ना। इसके पल्प को अपन ने क्या कर लिया, प्रोडक्ट को इसमें बोतल में सेव कर लिया। अब जब ये मैंगो मार्केट में नहीं आएगा इस समय के बाद, जैसे मान लो दिसंबर में आपको मैंगो खाना है, मैंगो का टेस्ट लेना, तो मैंगो तो नहीं मार्केट, अब क्या करें, तो उस समय जो है ये प्रोडक्ट अपना क्या आएगा, काम आएगा मैंगो का टेस्ट देने में। इसलिए कहा जाता है ना, हर मौसम आम, हर मौसम क्या आम, हर मौसम में आपको क्या मिलेगा, मैंगो का टेस्ट मिल पाएगा। अब 12 महीने आप कभी भी मैंगो खा सकते हैं, मैंगो का टेस्ट ले सकते हैं ना, दैट इज पॉसिबल। इसके कारण टाइम यूटिलिटी के कारण आपने टाइम को यानी इस तरह परफॉर्म कर दिया, विशेष समय जो है जो नहीं मिल पा रहा उस समय जो चीज, उस समय भी वो चीज मिल पा रही है, इससे क्या होगी, उस वस्तु की समय पर उपयोगिता और बढ़ गई, उसकी उपयोगिता और बढ़ गई। अभी तो अपने लिए उपयोगिता ही महीने में, है ना, 4-5 महीने में रहती मैंगो की उपयोगिता, लेकिन उस समय नहीं मिलेगा तो उस समय भी क्या हो गई, मैंगो की यूटिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इसके लिए भी अपन ने क्या किया, प्रोसेस किया पूरा, तो ये भी किसका पार्ट है, प्रोडक्शन का पार्ट माना जाता है। तो कोई ना कोई वस्तु सेवा में इस तरह का रूप डालना, है ना, प्लेस चेंज करके प्रोसेस चलाना या फिर समय के साथ प्रोसेसिंग चलाना, ये सारे पार्ट माने जाते हैं यूटिलिटी के। तो यूटिलिटी डाल करके किसी भी गुड्स सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है ना, प्रोसेस करके, ताकि वो मानव के और उपयोगी हो जाए। तो इस तरह हर वस्तु सेवा में क्या होती है, यूटिलिटी होती है, उपयोगिता पाई जाती है, जो उस वस्तु सेवा को क्या कर देती है, और अधिक उपयोगी बना देती है, जिससे वो मनुष्य के और अधिक काम आने लग जाती है, ठीक है। तो ये था प्रोडक्शन, इसमें प्रोसेस डाला जाता है, उपयोगिता डाल करके कोई ना कोई वस्तु सेवा को प्रोसेस में डाल करके उपयोगी बनाया जाता है, इसकी प्रक्रिया को कहते हैं प्रोडक्शन। अब देखिए कोई प्रोसेस करेंगे प्रोडक्शन का, तो उसमें सबसे पहले जरूरी है संसाधन होना, क्या होना, संसाधनों का होना, ठीक है। संसाधन यानी कि उत्पादन के साधन, साधन भी क्या जो, ठीक है, या कारक भी कह सकते हैं, उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे। पहला कारक है इसमें भूमि, दूसरा कारक है आपका श्रम, तीसरा है पूंजी, चौथा है साहस, और पांचवा ले लो चाहे प्रबंध या तकनीक, प्रबंध या तकनीक,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 विशेष साधन फैक्टर हैं जिनकी सहायता से उत्पादन कार्य किया जाता है। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और प्रबंध और तकनीक। ठीक है, 4 कारक भी कह सकते हो, 5 भी कह सकते हो। यानी साहस कई बार जो है प्रबंध भी करता है और टेक्निक भी अपना लेता है, तो वहां पे 4 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, 5 भी फैक्टर हो सकते हैं। भूमि देखिए प्रकृति द्वारा दिया गया निःशुल्क उपहार माना जाता है मनुष्य को, है ना, जो जरूरी है। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, तो क्लास लेने के लिए बिल्डिंग तो होनी चाहिए ना, कोई क्लासरूम तो होना चाहिए, रूम। तो रूम क्या है, बिल्डिंग है, जगह है एक तरह से जहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, अपन यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, एक तरह से घर है जैसे आपका, वही बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें भी आप क्या सेफ हो, एक तरह से स्टडी कर लो, रह रहे हो, है ना। तो कोई ना कोई कार्य करने के लिए क्या जगह होनी चाहिए, चाहे भूमि के रूप में हो चाहे बिल्डिंग के रूप में हो। तो जो भी प्रोडक्शन कार्य किया जाता है उसमें भूमि जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसी भी कार्य को, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी गुड्स का निर्माण करने के लिए, सेवा का निर्माण करने के लिए, तो भूमि का उपयोग किया जाता है कारक के रूप में। ठीक है, प्रकृति द्वारा दिया गया निःशुल्क उपहार माना जाता है, जिसका किराया जो कहलाता है वो लगान कहलाता है। यानी कि भूमि के किराए के रूप में क्या देना पड़ता है, लगान देना पड़ता है, भुगतान के रूप में। जैसे मान लो बिल्डिंग है तो अपन ने ले रखी है, तो किसी को इसमें पैसे तो देने पड़ेंगे ना, किराया देना पड़ेगा, वो किराया क्या कहलाता है, लगान। ठीक है, दूसरा साधन है अपना श्रम, लेबर भी जरूरी है, बिना लेबर के कोई काम हो ही नहीं सकता। मशीन चलाने के लिए लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल को सेट करने के लिए लेबर चाहिए, प्लास्टिक को अपडेट करने के लिए लेबर चाहिए, फाइबर को सेट करने के लिए लेबर चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लेबर का भी रिक्वायरमेंट आता है, तो लेबर भी काफी इंपॉर्टेंट श्रम रहता है, उपयोगी साधन माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण साधन श्रम है, क्यों? क्योंकि जितने भी साधन है, जैसे बिल्डिंग है, रॉ मटेरियल है, मशीन है, इन सभी को गति देने के लिए, इनसे काम कराने के लिए लेबर जरूरी है। क्योंकि लेबर नहीं है तो ये सारी चीजें ऐसे कैसे रखी रहेंगी, कोई काम कर पाएगा क्या? बिल्डिंग अपने आप थोड़ी काम चलेगी, मशीन अपने आप थोड़ी चलेगी, कोई ना कोई स्विच ऑन करेगा, है ना। तो सभी चीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है श्रम, यानी कि लेबर। किसको? लेबर को महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ पे लैंड जो है एन के द्वारा शो की जाती है, ध्यान रखना, लैंड, लैंड से लिया गया एन, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स में एल जो है लेबर के लिए यूज में आता है, इसलिए लैंड के लिए यहाँ से एन लिया गया है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है विशेष। लेबर इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सभी साधनों को गति देने वाली होती है, और लेबर को भुगतान में किया जाता है मजदूरी, क्या दिया जाता है, मजदूरी का भुगतान किया जाता है, मजदूरी या वेतन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो भी साधन है, ये साधन है सारे अपने, और ये क्या है, इनके पारिश्रमिक, क्या है, पारिश्रमिक, यानी बदले में जो भुगतान करना पड़ता है अपन को, अपन जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साधनों का जो भी भुगतान देंगे वो पारिश्रमिक माना जाएगा। तो अपन ने देखा भूमि का पारिश्रमिक, लगान, श्रम का पारिश्रमिक, मजदूरी या वेतन। अगला साधन देखो पूंजी। अब पूंजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पूंजी की आवश्यकता पड़ती है सर कच्चा माल खरीदने के लिए, है ना, कच्चा माल खरीदने के लिए, श्रम का भुगतान करने के लिए, कोई लेबर है उसको पे करने के लिए, पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए अपन को, पूंजी चाहिए, मशीन खरीदने के लिए भी पूंजी चाहिए, है ना। इस तरह जो भी साधनों की व्यवस्था है, अन्य साधनों की व्यवस्था रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, तो इस तरह के साधनों के लिए भी जो है सेटअप लगाने के लिए, पूरा प्लांट लगाने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन क्या करते हैं, पूंजी की व्यवस्था करते हैं, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, जितना ही प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, अपन पूंजी की व्यवस्था करते हैं, और पूंजी की व्यवस्था करने के लिए अपन को देना पड़ता है बदले में ब्याज। क्या देना पड़ता है, ब्याज पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर बैंक से अपन ने उधार लिया है पूंजी को, तो वहां उसके बदले में ब्याज देना पड़ता है, तब जाके अपन उस पूंजी का उपयोग कर पाते हैं। तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या हो गया, ब्याज, पूंजी का भुगतान क्या हो गया, ब्याज। ठीक है, एक होता है साधन साहस। साहस का मतलब होता है उद्यम वृत्ति। उद्यम वृत्ति का मतलब ये है कि रिस्क जो बंदा लेता है, यानी एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेता है बंदा, उद्योग लगाने का, प्रोडक्ट बनाने का, ठीक है, पैसे लगाने का, कैपिटल लगाने का, वो साहस कहलाता है। और वो रिस्क किसके लिए लेता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। किसके लिए रिस्क लेता है, प्रॉफिट कमाने के लिए लेगा। जितना कम पैसे लगेगा उतना रिस्क कम होगा, और जितना ज्यादा पैसा लगता है उतना ज्यादा रिस्क माना जाता है। तो एक उद्यमी जो होता है, एक प्रोड्यूसर जो होता है, या फिर एक कह दो बिजनेसमैन जो होता है, उसका मेन उद्देश्य जो होता है प्रॉफिट होता है। तो जो भी बिजनेस करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है, जो भी वस्तु सेवा बनाता है कोई उत्पादक, तो उसके बदले उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, लाभ
मिलता है। तो साहस की एक साधन है उद्यम वृत्ति है जो निर्णय लेने में का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा साधन है प्रबंध या तकनीक। ठीक है, कोई प्रोडक्शन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, संस्था को मैनेज करने के लिए, लेबर को मैनेज करने के लिए, रॉ मटेरियल मशीन कितने घंटे कार्य करेगी, है ना, लेबर कितना वर्क करेगी, कैसे करेगी, वो सारी चीजों को मैनेज भी किया है। निश्चित तरीका होता है किसी वस्तु को कार्य करने का, है ना, ताकि वो अच्छी ढंग से उत्पादन हो सके, व्यवस्थित उत्पादन हो सके। इसलिए प्रबंध और तकनीक क्या माने जाते हैं, साधन माने जाते हैं। तो विशेष रूप से अर्थशास्त्र में जो है 4 फैक्टर है जिनके पारिश्रमिक निर्धारित किए गए हैं, और 5वां फैक्टर है जो साहस के रूप में भी आ जाता है, इसके बदले भी जो है प्रॉफिट या पारिश्रमिक दिया जाता है। अलग से प्रबंध रख रखा है तो आप सैलरी दे दो, तो इन्हीं में से डिसाइड हो जाए। ठीक है, तो ये साधन थे। पहला साधन भूमि, जिसका पारिश्रमिक क्या है, लगान, श्रम का पारिश्रमिक, मजदूरी या वेतन, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज, साहस का पारिश्रमिक लाभ या लाभ ही होता है ना। ये साधन थे और इनके पारिश्रमिक। अब देखिए एक कंसेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, बोर्ड में काफी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, उत्पादन फलन। क्या है, उत्पादन फलन, इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, अभी अपन ने जस्ट देखा है कि उत्पादन जो किया जाता है विभिन्न साधनों के माध्यम से किया जाता है, विभिन्न साधनों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए कोई ना कोई साधन तो यूज करूंगा, चाहे कार का, चाहे बस का, चाहे ट्रेन का। तो जो भी वस्तु बनाने के लिए, जब तक वस्तु नहीं बन जाती, उसमें जो जो चीजों का आप उपयोग करोगे वो साधन है। ठीक है, तो उत्पादन फलन, फलन का मतलब ये होता है जो भी परिणाम आ रहा है, जो भी आउटपुट मिल रहा है आपको, वो उसका फलन माना जाता है। जैसे मान लो अपन कोई भी गुड्स लेते हैं, जैसे मिल्क लिया, है ना, शुगर लिया अपन ने, उसके बाद कुछ कर्ड वगैरह डाला, उस तरह से फ्राई करके अपन एक आइसक्रीम का यूज दिया, है ना, तो आइसक्रीम बन के तैयार हुई, अपनी फलन है। आइसक्रीम क्या फलन, उत्पादन यानी जो प्रोसेस किया है अपन ने, फैक्टर्स को लेकर के, साधन को लेकर के जो प्रोसेस किया वो उत्पादन है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देख ले, वस्तु के उत्पादन, वस्तु के उत्पादन और उसके कारकों के मध्य, कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध, फलनात्मक संबंध, कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध क्या कहलाता है, उत्पादन फलन, उत्पादन फलन। ध्यान से देखना, वस्तु के उत्पादन यानी जो भी आउटपुट मिल रहा है फलन के रूप में, जो परिणाम मिल रहा है हमको, वस्तु के उत्पादन और उसके कारकों के मध्य, कारक यानी साधन, जितने भी साधनों का आप यूज कर रहे हो उत्पादन में, संसाधन, है ना, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, साहस देखा अपन ने, इनका प्रयोग कर रहे हैं अपन प्रोडक्शन में, तो ये कारक है। ठीक है, तो वस्तु के उत्पादन और कारकों के मध्य कैसे संबंध, फलनात्मक, फलनात्मक है ना, कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, फालतू के काम नहीं कि कुछ नहीं बने और आपने परफॉर्म कर दिया, कुछ एक्टिविटी कर, नहीं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए, कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, तो वो संबंध जो होगा क्या कहलाएगा, उत्पादन फलन कहलाएगा। ठीक है, वस्तु के उत्पादन यानी मात्रा, क्वांटिटी, और उसके फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स से साधन, उन कारकों के मध्य कैसा संबंध, फलनात्मक संबंध, कुछ परिणाम वाला संबंध, जिससे कुछ परिणाम निकले, वो क्या कहलाता है, उत्पादन फलन कहलाता है। अब देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनती है, जैसे मान लो क्वांटिटी निकाल रहे हैं अपन उत्पादन फलन की, तो उसमें क्या आएंगे, फंक्शन है, क्वांटिटी बराबर फंक्शन, ब्रैकेट में क्या आएंगे, साधन, और साधन कौन कौन से, पहला साधन देखा अपन ने भूमि, दूसरा देखा श्रम, तीसरा देखा पूंजी, और चौथा ले लेते हैं केवल साहस। तो आपने क्या कर दिया, साधनों के नाम लिख दिया, साधनों का नाम लिख दिया। ठीक है, तो समीकरण बन गई इसमें क्या, समीकरण क्या बनी, Q बराबर है ब्रैकेट में भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, 4 फैक्टर्स के नाम लिख दिया आपने। तो ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। तो उत्पादन फलन कैसे होता है, क्वांटिटी यानी वस्तु की मात्रा, और फलन, फलन यानी कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध, वो क्या कहलाएगा, उत्पादन फलन कहलाएगा। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो, Q बराबर है ब्रैकेट में भूमि को किसके द्वारा डिनोट किया गया था, N के द्वारा, ठीक है, श्रम को L के द्वारा, पूंजी को ध्यान रखना K के द्वारा डिनोट किया जाता है पूंजी को।
ये मत कहना सर पूंजी तो कैपिटल होती तो कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स में इसको कंज्यूमर को सी से नोट किया जाता है, कंज्यूमर कंजम्पशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पूंजी को लिया है के द्वारा। टेक्निक या मैनेजमेंट, साहस, ये आ जाता है इस तरह। तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसको, या फिर आप हिंदी में पूरे नाम लिख दो साधनों के ब्रैकेट में, तो भी वो उत्पादन फलन का समीकरण माना जाए। ये समीकरण है, ये क्या है समीकरण, किसका समीकरण है ये, उत्पादन फलन का, ठीक है। तो उत्पादन फलन कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है। चलिए, तो अपन ने देखा उत्पादन फलन, उत्पाद वस्तु के उत्पादन कारकों के मध्य कैसे संबंध, फलनात्मक संबंध क्या कहलाता है, उत्पादन फलन। अपन ने क्या किया, Q बराबर है F यानी फलन, फलन यानी संबंध, और संबंध किसके साथ, साधनों के साथ। तो साधन में अपन भूमि, श्रम, पूंजी, साहस को लिख दिया, तो इसके मध्य जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, उत्पादन फलन कहलाएगा, ठीक है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक और विशेष टॉपिक है इसी में, नाम है कॉफ डगलस का उत्पादन फलन। कॉफ डगलस का उत्पादन फलन, कॉफ डगलस का उत्पादन फलन। अब इसमें देखिए दो व्यक्ति हैं ये अलग, पहला व्यक्ति कॉफ है और दूसरा व्यक्ति डगलस है, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति जो है अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। कहाँ के, अमेरिका के अर्थशास्त्री, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं दोनों, कौन, कॉफ और डगलस। कॉफ और डगलस देखिए कहते हैं उत्पादन के संदर्भ में कि यहाँ पे जो भी उत्पादन होता है उसका विशिष्ट संबंध माना जाता है साधनों से। किसके साथ, साधनों के साथ उसका विशिष्ट संबंध माना जाता है, किसका, वस्तु के उत्पादन का। तो साधनों की बात करें तो यहाँ पे कॉफ और डगलस ने विशेष रूप से दो साधनों को महत्व दिया है। कितने साधनों को, दो साधनों को, दो साधनों को महत्व दिया है, ठीक है। दो साधनों की बात करें तो दो साधन में पहला आता है श्रम और दूसरा आता है पूंजी। पहला कौन सा आता है, लेबर, श्रम, और दूसरा कौन सा आता है, पूंजी। यानी दो इन्होंने ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए, साधन बताए जिनके बिना कुछ भी संभव नहीं, जिनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो विशेष रूप से उत्पादन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दो फैक्टर्स निभाते हैं, श्रम और पूंजी, ठीक है। तो कॉफ और डगलस अमेरिका के अर्थशास्त्री, इन्होंने दो साधन, उत्पादन के दो साधनों श्रम तथा पूंजी के उत्पादन पर संख्यात्मक परिणाम को सांख्यिकी रूप से या गणितात्मक रूप से प्रस्तुत करा या प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया कॉफ डगलस का उत्पादन फलन। किसके रूप में, संख्यात्मक रूप में या सांख्यिकीय परिणाम के रूप में इन्होंने क्या किया, दो साधनों के उत्पादन पर परिणाम को प्रस्तुत किया, उसके रिजल्ट फलन को प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया कॉफ डगलस का उत्पादन फलन। इनके नाम से पड़ गया इस कॉफ डगलस के उत्पादन फलन। अब इनका समीकरण क्या था, केवल दो ही साधन है, Q बराबर है ब्रैकेट में दो ही साधन है तो कॉमा लगा के लिख देंगे L और K। ये इनके कॉफ डगलस के उत्पादन फलन का समीकरण माना जाता है। Q बराबर है ब्रैकेट में L और K, है ना। L क्या है, श्रम यानी कि लेबर, और K क्या है यहाँ पे, पूंजी यानी कि कैपिटल, ठीक है। तो केवल दो ही साधनों को कॉफ डगलस ने उपयोगी बताया, महत्वपूर्ण दिया है, और साधनों पर यानी उत्पादन पर दो साधनों श्रम और पूंजी के संख्यात्मक परिणाम को यहाँ पे इन्होंने उत्पादन पर प्रस्तुत किया है, प्रभाव को, इसे कहा गया कॉफ डगलस का उत्पादन फलन। ये सिंपल है ना। तो आ जाता है, कभी पूछ लिया जाए आपसे तो आपको टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से बताना है। कॉफ डगलस का उत्पादन फलन अपन ने ध्यान से देखा था कि अंतकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। इसके कारण एक लॉ लागू होता है, एक नियम लागू होता है। पता है आपको क्या नाम उस नियम का, उस नियम का नाम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। हाँ, अपन ने लास्ट में देखा था वो है ना लॉ, उसका नाम था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। आज हम उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, है ना। ये मैंने बताया था काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम इसमें बनता है।
6 मार्क्स का यानी 6 नंबर का प्रश्न डेफिनेटली इसमें लाइक किया जाता है, ज्यादातर लाइक किया जाता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन ने जो अवधारणाएं देखी है कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन की, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से टॉपिक बनता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अपन ने देखा था कि साधनों की परिवर्तनशीलता के कारण उत्पादन में भी चेंज होता रहता है ना। उत्पादन की मात्रा में भी क्या होता है, चेंज होता है। कितना चेंज होगा, कैसे होगा, उसकी अवधारणा को यहाँ लॉ के रूप में पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखना, आज हम डिस्कस करने वाले हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में। इसके बारे में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में। अब देखिए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो लॉ दिया है ये किसने दिया है, E.H. चैम्बरलिन ने। किसने दिया है, E.H. चैम्बरलिन ने ये लॉ दिया है। कब दिया है, 1947 में। कब दिया है, 1947 में E.H. चैम्बरलिन ने बताया कि अगर साधन, उत्पादन के साधन को चेंज किए जाए, कुछ साधनों को स्थिर रखा जाए, तो वहां पे डेफिनेटली उत्पादन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन को मेजर करने के लिए, समझने के लिए, मापने के लिए एक लॉ बना दिया इन्होंने, एक नियम प्रतिपादित कर दिया जिसका नाम था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अल्पकाल में उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन के कारण, यानी यहाँ क्या किया जा रहा है, उत्पादन के साधनों के अनुपात में क्या किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। परिवर्तन के कारण उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अपने लेबर में चेंज करें, लेबर को कम ज्यादा करें, है ना, लेबर को बढ़ाएं, रॉ मटेरियल को बढ़ाएं, तो उससे प्रोडक्शन पे क्या चेंज आएगा, प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको देखने के लिए एक लॉ बना है जिसका नाम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ठीक है, इसके बाद देखो एक परिभाषा दी गई है इसकी, किसके द्वारा, प्रोफेसर स्टीगलर के अनुसार। प्रोफेसर स्टीगलर क्या कहते हैं, देखिए उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की समान इकाइयां बढ़ाई जाए, यानी कुछ साधनों को क्या रखा जाएगा, स्थिर, और एक साधन की इकाइयां बढ़ाई जाए तो एक सीमा के पश्चात सीमांत उत्पत्ति में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सीमांत उत्पत्ति में क्या हो जाती है, कमी। सीमांत उत्पत्ति का मतलब ये है कि जो भी अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, जो भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, अगर किसी एक फैक्टर को इंक्रीज करें, यानी अपन ने देखा था लेबर को अपन बढ़ा रहे थे, है ना, लेबर को बढ़ाए जा रहे थे, तो एक सीमा तक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि जरूरत है लेबर की। लेकिन जैसे कंप्लीट हो जाएगा, लेबर की जरूरत नहीं रहेगी, यानी साधन सीमित है, बाकी मशीन है, रॉ मटेरियल ये सीमित है, फिर भी आप लेबर को बढ़ा रहे हो, तो उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेफिनेटली बात है भाई, काम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो बंदे को आप क्यों रख रहे हो, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या, प्रोडक्शन बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ना खुद काम करेगा ना दूसरे को काम करने देगा, है ना। तो इस तरह के क्या है, भारत में नीति होती है ना, भारत में लोगों का विचार होता है ना, साइकोलॉजी होती है, ना खुद काम करेंगे ना दूसरे को काम करने देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये भी हो सकता है कि भाई जूनियर आ गया, चलो हम क्या करें, अब यही करेगा, लो करेगा, है ना, सोचते हैं इस तरह का विचार रखते कई व्यक्ति, सोचने लग जाते हैं कि यार ये नया बंदा है, इससे काम कराओ, है ना, अपन आराम करते हैं, वो बहुत काम कर लिया अपन, तो वो डाउन हो जाता है, इसके साथ उत्पादन भी क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। अब देखिए इसके बाद कुछ मान्यताएं इसकी, इसके बाद क्या है, इसकी कुछ मान्यताएं होती है, कुछ विशेष बातें होती है जो लागू होनी चाहिए। ठीक है, आपको इतना तो पता ही है, लोग कब लागू होता है, अल्पकाल में लागू होता है। बस अल्पकाल में आपको पता ही है, अल्पकाल की कंडीशन अपने देखी थी, कुछ साधन स्थिर, कुछ परिवर्तनशील होते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी आपकी स्थिर रहनी चाहिए, तरीका निश्चित होना चाहिए जो आपने डिसाइड किया है, क्योंकि तरीका बदलोगे इतना समय नहीं है कि आप तरीके बार बार चेंज करोगे प्रोडक्शन के, तो वहां पे कम समय होता है, कम समय में आपको जो है एक ही मेथड लेके चलना पड़ता है और एक ही मेथड से प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो तकनीक स्थिर रहनी चाहिए, है ना। देखते मान्यता, इतनी बातों से मान्यताएं, अल्पकाल में जो घटना है, साधनों की स्थिति है, वो मान्यता ही है बस। ठीक है, देखते हैं पहली मान्यता, देखिए उत्पादन के कुछ साधन स्थिर, यहां भी देखा था अपन ने, है ना, अल्पकाल में कुछ साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, और अन्य साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील। सही बात है,
तो मान्यता है, ये विशेष बात है जो लागू मानी जाएगी अल्पकाल में, पहली मान्यता बनी। सेकंड देखो, अल्पकाल में यह नियम लागू होता है। कब लागू होता है? अल्पकाल में, तो अपन को पता ही है, अल्पकाल में पढ़ेंगे अपन कौन सा नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। कब लागू होगा? अल्पकाल में, कम समय अवधि में, कुछ साधन स्थिर कुछ परिवर्तनशील। कब लागू होगा? अल्पकाल में। अगला देखो, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी स्थिर रहनी चाहिए, यानी आपका उत्पादन करने का तरीका वो सेम रहना चाहिए। ऐसे नहीं आज कोई दूसरे तरीके से उत्पादन करो, कल नया तरीका ले आए, परसों और तरीका ले आए, ऐसे प्रोडक्शन कर पाओगे क्या? ऐसे कोई प्रोडक्शन लेवल का इंक्रीमेंट देखा और एनालिसिस में नहीं होता है ना। इसलिए तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी स्थिर रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसके बाद देखिए, परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप होनी चाहिए। परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हो अपन श्रम को बढ़ा रहे हैं, तो श्रम की इकाइयां देखो एक एक बढ़ा रहे हैं, एक बढ़ाई फिर एक और बढ़ाई फिर एक और बढ़ाई फिर एक और बढ़ाई, है ना। तो ये समरूप होती है, समान यानी समान रूप में बढ़ाना, समान मात्रा में बढ़ाना। तो साधन जो भी आप बढ़ा रहे हो उसकी बढ़ाई गई मात्रा क्या होनी चाहिए? समरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे एक की जगह 10 बढ़ा दिए सीधे, है ना, 10 की जगह 20 लेबर बढ़ा दी, है ना, 20 की जगह 2 कम कर दी, ऐसा नहीं। उनका अनुपात जो है समरूप होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। एक एक बंदे को बढ़ा के देखोगे आप, है ना, क्योंकि अपन लोग पढ़ रहे हैं, लोग को बारीकी से समझने के लिए जरूरी है कि जितना भी चेंज करे फैक्टर्स में वो समान हो, तब उसका अच्छे से मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ पे लेबर में एक एक यूनिट की वृद्धि है, है ना, इसको कहते हैं कि समरूप इकाइयां होनी चाहिए। किसमें? जो भी परिवर्तनशील साधन है, तो श्रम अपना क्या है? परिवर्तनशील है, देखो चेंज हो रहा है। भूमि कैसा साधन है? स्थिर साधन है, समान इकाइयां है ना, यानी ये बिल्डिंग सेम है अपने पास। अब इसमें बच्चे कम ज्यादा, लेबर कम ज्यादा, रॉ मटेरियल कम ज्यादा, है ना, ये सारी चीजें चेंज होंगी, समझिए। चलिए, तो अपन ने देखा यहाँ पे डेफिनेशन, एक परिभाषा, उसके बाद कुछ मान्यताएं और ये स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में कुछ नहीं है, देखो ये टेबल ध्यान से, अपन ने उत्पादन की अवधारणाएं पढ़ी थी लास्ट, है ना, उसमें टीपी एपी एमपी पढ़ा था, तो सेम मैंने लिखा है, कुछ चेंज नहीं करा बच्चों, वो कंसेप्ट सेम है ना। वही भूमि की इकाइयां देखो समान है, 1 एकड़ भूमि, है ना, 5 एकड़ भी हो सकती है, 5 बीघा भी हो सकती है, वो स्थिर रहेगी सभी में, है ना। अपन चेंज करेंगे लेबर में, क्योंकि लेबर क्या है? एक वेरिएबल फैक्टर है, यानी परिवर्तनशील साधन है, जिसको चेंज करके अपन देखेंगे टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज आ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन में क्या चेंज आ रहा है, और देन मार्जिनल प्रोडक्शन क्या रिएक्ट कर रहा है। ओके, चलिए अब देखो टेबल को समझ लो एक बार। यहाँ देखो भूमि का ये समरूप रहेगी, लेबर 0, टोटल प्रोडक्शन में क्या 0, है ना। एक श्रम बढ़ाया तो 5 इकाइयां बनी, 2 व्यक्तियों ने काम करा तो 12 इकाइयां बनी, 3 व्यक्तियों ने काम करा 21 इकाइयां बनी, 4 व्यक्तियों ने काम करा 28 यूनिट बनी, 5 व्यक्तियों ने काम करा 30 यूनिट बनी, 6 व्यक्तियों ने काम करा फिर भी 30 यूनिट बनी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? और साथ ही फिर 28 रह गई, ये क्या मतलब हुआ भला? इतने लोगों को मैंने काम पे लगाया, तुमने किया क्या? पूछेगा नहीं पूछेगा उत्पादक? पूछेगा, डेफिनेटली बात करेगा कि आपने किया क्या भाई, अरे आपको मैंने क्यों रखा, है ना। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अच्छी बात है, यहाँ तक देखो कितने जबरदस्त ढंग से बढ़ा है, 5 यूनिट बढ़ी, फिर अगले बंदे ने 6 यूनिट बनाई, है ना, और 7 भी बनाई अगले बंदे ने, है ना, उसके बाद 28 हो गया, फिर क्या हो गया? घटने लग गया। यहां से देखो क्या हो रहा है, यहां तक तो बढ़ रहा है, इसको तो अपन वृद्धि दर मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? यहां तक की तो वृद्धि दर मानेंगे अपन, 0 से 30 तक। अब 30 तक तो क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। उसके बाद देखो समान हो गया, बराबर हो गया, 30-30 आ गया। उसके बाद तो देखो घट गया, उसके बाद क्या हो गया? घट गया प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, 30 से घटकर क्या हो गया? 28। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है बच्चों, देखो मान लीजिए ये फील्ड है अपने पास ना, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, अपन ने मान्यताएं पढ़ी है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना इसका, है ना, बाकी मैं आपको सेंड करूंगा नोट्स, इसके प्रॉपर ढंग से अच्छी पीडीएफ सेंड करूंगा मैं आपको, उसको ध्यान में नोट करना है ना, इसको तो समझ लो कि मतलब देखिए ऐसे क्यों हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझेंगे अपन, ध्यान से समझेंगे इस चीज को,
अच्छे से समझ में आए। देखो जैसे मान के चलो ये फील्ड है, ये क्या है, एक फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है यानी खेत एक तरह से, है ना, खेत एक तरह से, क्या है, खेत एक तरह से ना। अभी ये खाली है, खाली है, कोई बंदा काम पे नहीं रखा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, खाली रहेगा ना, तो जीरो लेबर पे प्रोडक्शन भी क्या है, जीरो। अपन ने एक बंदे को काम पे लगाया तो एक बंदे ने इतना काम करा, कितना काम करा, इतना काम कर दिया, यानी 5 यूनिट बना दी। अभी भी फील्ड खाली है तो अपन ने क्या किया, दूसरे बंदे को काम पे लगा दिया, दूसरे बंदे ने इतना काम करा, है ना, उसने 7 यूनिट बनाई, ठीक है। अपन को लगा कि यार प्रोडक्शन और हो सकता है कि तो फील्ड पूरा खाली है ना, काफी खाली है अभी तो अपन ने क्या करा, एक और बंदे को काम पे लगाया। जैसे एक और बंदे को काम पे लगाया अपन ने तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, और बढ़ गया, टोटल प्रोडक्शन और बढ़ गया, यानी उस बंदे ने क्या बनाया, 9 यूनिट बनाई। कितनी बनाई, 9 यूनिट बनाई। ये देखो यहाँ भी देख सकते हो एमपी, एमपी यानी एक्स्ट्रा कितना बन रहा है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना हो रहा है एक एक लेबर लगाने से। उसके बाद एक और बंदे को लगाया क्योंकि जगह अभी भी खाली थी, जगह अभी भी खाली थी, उसने यहाँ पे काम करा इतना, उसने भी 7 यूनिट और बढ़ा दी, ठीक है। अभी भी फील्ड क्या है, खाली, अभी भी फील्ड क्या है, खाली है, तो अपन ने यहाँ पे बंदे को लगाया तो उसने ये प्रोडक्शन करा, 2 यूनिट बनाई। कितनी बनाई, 2 यूनिट बनाई। अब देखो फील्ड बढ़ चुका है, फिर भी अपन ये सोच रहे हैं कि यार हो सकता है और प्रोडक्शन हो जाए, और फसल उत्पादित हो जाए, और अनाज का उत्पादन हो जाए, तो अपन ने एक बंदे को और लगा लिया, तो एक बंदे से उत्पादन बढ़ा नहीं, वो समान रहा। समान का मतलब क्या है, वो उत्पादन की वृद्धि नहीं कर सका। फिर और सोचा अपन ने कि यार हो सकता है एक और बंदे को और लगाए तो उत्पादन और बढ़ जाए, प्रोडक्शन लेवल और बढ़ जाए। फिर अपन ने क्या किया, एक लेवल को और बढ़ाया, तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह क्या हो गया, घट गया, प्रोडक्शन बढ़ने की जगह घट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितनी क्षमता है अपने रिसोर्सेज की, अन्य रिसोर्सेज की, उसके अकॉर्डिंग आप लेबर को रखोगे तो प्रोडक्शन स्टार्टिंग में तो बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी प्रोडक्शन की, एक लेवल पे ये स्थिर हो जाएगा, यानी समान उत्पादन होगा। लेकिन उसके बाद भी आप लेबर रखोगे, है ना, रॉ मटेरियल फिक्स है आपका, टेक्नोलॉजी फिक्स है, मशीन फिक्स है, प्रोडक्शन क्षमता फिक्स है मशीन की, है ना, बिल्डिंग फिक्स है, तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन बढ़ने की जगह क्या हो जाता है, घट जाता है, माइनस में चला जाता है। ना तो उस बंदे ने काम किया, ना दूसरे को करने दिया, ना तो खुद ने काम किया, ना दूसरे को करने दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। ना हम करेंगे ना तुम्हें करने देंगे, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा था, पहले तो बढ़ रहा था, फिर समान हो गया, समान मतलब स्थिर हो गया, भाई उतना ही प्रोडक्शन देगा, जगह फुल हो चुकी है ना, तो टोटल प्रोडक्शन में तो अब इंक्रीमेंट होने वाला है नहीं, फिर भी एक और बंदे को रख दिया तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, घट गया। 7वीं यूनिट पर यानी 7वीं श्रम की इकाई पर टोटल प्रोडक्शन 30 से घटकर क्या हो गया, 28 रह गया। कितनी यूनिट कम हो गई, 2 यूनिट कम हो गई, ठीक है। तो ये देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ा है ना। एवरेज प्रोडक्शन यहाँ पे एक एक बंदे ने कितना काम किया, एवरेज यानी कि एक श्रम पर कितनी यूनिट्स बन रही है ना, एवरेज प्रोडक्शन बना जाता है। मार्जिनल का मतलब एक एक बंदा कितना काम कर रहा है, एक एक एक्स्ट्रा जो बंदा लगाते हैं, यानी पहले 0 था, एक बंदे ने 5 यूनिट बनाई, दूसरा बंदा लगाया उसने 7 यूनिट बनाई, तीसरा लगाया उसने 9 यूनिट बनाई, फिर चौथा जो लगाया उसने 7 ही बनाई, फिर पांचवा लगाया उसने 2 यूनिट बनाई, छठा लगाया तो उसने कुछ काम ही नहीं करा, है ना, क्योंकि जगह ही नहीं बची, यहाँ पे जगह ही नहीं बची कुछ काम करने की। करता क्या हो, उसके बाद एक और बंदा रख दिया तो फिर बातें करी उसने, है ना, आपस में क्या करी उन्होंने, बातें चीतती करे, ऐस करे, है ना, गुटखा खाया और कुछ करे, चाय पानी पीने में टाइम निकाल दिया, है ना। तो उससे क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ने की जगह क्या हो गया, घटने लग। टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई टेंशन मत लो आप, है ना, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिए, आने दो, गर्मी लगने दो, क्या कोई टेंशन नहीं बचा, है ना, अपन को मजे से पढ़ना। तो ये अपन क्या देख रहे हैं, स्पष्टीकरण देख रहे हैं कि टीपी पहले बढ़ता हुआ होता है, क्योंकि जगह होती है लेबर को काम करने के लिए, तो लेबर लगाते जाते तो प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है प्रोडक्शन सेम हो जाता है, यानी अन्य रिसोर्सेज का काम पूरा हो चुका है, फुलफिल हो चुके हैं, अब और क्षमता से वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद भी लेबर लगाओगे तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, गिरने लग जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्शन देखिए पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो गया, फिर गिरने लग गया,
है ना। तो गिरते गिरते माइनस में चला गया, माइनस एमपी माइनस में चला जाता है, लेकिन एपी कभी माइनस में नहीं जाता। अब इसका डायग्राम देखते हैं अपन कैसे बनता है, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम पर इफेक्ट देख लेते हैं। मैंने बना लिया है डायग्राम, देखिए इधर ये टीपी का बना दिया, ये एपी एमपी एक साथ बना दिया, ठीक है। तो डायग्राम आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी अपन परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में डायग्राम बनाएंगे तो टीपी एपी और एमपी तीनों के डायग्राम को एक साथ प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ऊपर टीपी का बना दिया, ये नीचे जो है एपी और एमपी का दोनों का एक साथ बना दिया। तो एक साथ क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एक साथ संबंध देखा जाता है कि रिएक्ट कैसे कर रही है ना, टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं जब अपन को लेबर को इंक्रीज करना पड़ रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या एक साथ रखा जाता है। और देखो बिना नंबर के बनाया मैंने डायग्राम, किसके बनाया है, बिना नंबर डाले, यानी यहाँ पे o एक्सिस पे भी कोई नंबर नहीं लिए मैंने और ना o y अक्ष पे कोई नंबर नहीं, ये y अक्ष है ये वाला, तो कोई भी नंबर नहीं लिया। क्यों, क्योंकि अपन रिलेशन भी देखने वाले हैं। जब रिलेशन देखते हैं तो वहां पे जरूरी नहीं है आप नंबर के अकॉर्डिंग बनाओ, नंबर के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो। तो लगभग ऐसा ही बनेगा टीपी एपी एमपी। अपन ने देखा था एपी एमपी कैसा होता है, उल्टे यू आकार का होता है, तो एमपी जो है उल्टे यू आकार का है, एपी भी क्या है, उल्टे यू आकार का है लगभग। तो ऐसी कंडीशन में एपी एमपी में रिलेशन भी देखा जाता है, इसलिए बिना नंबर के ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अपन ने देखा जैसे ही अपन लेवल को बढ़ा रहे तो टीपी क्या है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। बढ़ती दर से मतलब ये है कि 5 यूनिट हुई, फिर 7 हुई, फिर 9, है ना। तो बढ़ने की दर क्या है, प्लस में बढ़ने की दर क्या है, उत्पादन की तेजी से बढ़ रहा है। 5 हुआ, फिर 7, फिर 9 यूनिट बनाई। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद दर क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद दर क्या हो गई, कम हो गई। ये देखो कम हो रहा है ना, यानी बढ़ तो रहा है प्रोडक्शन, टीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की दर कम हो गई। यानी पहले एक बंदा 7 यूनिट बना रहा था, अब एक और बंदा लगा तो वो 5 यूनिट बना रहा है। प्रोडक्शन तो कर रहा है लेकिन उस दर से नहीं कर रहा जो स्टार्टिंग में रेट बढ़ी थी प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टीपी भी तेजी से बढ़ता है ऊपर, प्रारंभ में तेजी से ऊपर बढ़ता है, क्योंकि बढ़ने की दर क्या है, तेज है, अधिक है ना। 5 बना रहा है, फिर अगले बंदे लगाया उसने 7 यूनिट बनाई, अगले को रखा तो उसने 9 यूनिट बना दी। भाई अच्छा काम हो रहा है, तो अपन लेबर को बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो अपन ने देखा तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। उसके बाद लेबर को बढ़ाया अपन ने, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, उत्पादन में टोटल प्रोडक्शन में बढ़ने की दर क्या हो गई, कम हो गई। टोटल प्रोडक्शन में बढ़ने की दर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। 28 से क्या हो गई 30। तो यहाँ पे टीपी बढ़ तो रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, 28 से 30 हो रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन रेट जो हो गई वो कम हो गई। रेट क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे जो लेवल है 28 से 30, ये 30 का लेवल है ई बिंदु पर, जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम 30 है, देखो ये, ठीक है, छठी लेवल पर। तो ये वाला जो ई बिंदु है ये 30 यूनिट पर आता है। कितनी यूनिट पर आता है, 30 यूनिट पर आता है, ठीक है। क्योंकि टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम कितना है 30 यूनिट्स, और टीपी मैक्सिमम किस बिंदु पर है, ई बिंदु पर, है ना। तो ई बिंदु जो है एक उत्पादक का क्या माना जाता है, संतुष्टि बिंदु माना जाता है। क्यों, क्योंकि भाई इतना उत्पादन हो गया तो यही मैक्सिमम प्रोडक्शन रहेगा मेरा, इसी में मेरे को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। क्योंकि आगे लेवल मैंने बढ़ाई है देखो, लेकिन टीपी बढ़ाने क्या हो गया, घट गया। तो मेरा अगर कोई पूछे कि सेटिस्फैक्शन लेवल कौन सी लेवल पे होगा, कौन सी प्रोडक्शन यूनिट पे होगा, तो मैं क्या कहूंगा 30 यूनिट्स पर। तो मैंने क्या किया, यहां तक जहां तक मेरा टोटल प्रोडक्शन बढ़ा है, ये वाली यूनिट, इसको मैं संतुष्टि का बिंदु मानूंगा। क्या मानूंगा, इसको मैं अपनी संतुष्टि का बिंदु मानूंगा, यानी एज ए उत्पादक में क्या करूंगा, इसको सेटिस्फाई मानूंगा। क्या माना जाएगा, संतुष्टि का बिंदु माना जाएगा। कौन सी श्रम की इकाई पर, छठी इकाई पर, यानी यहाँ पे लेबर की छठी इकाई है श्रम, इस वाली 1 2 3 4 5 6, समझ गए। क्योंकि श्रम लिया है अपने वर्क्स पे, तो श्रम की छठी इकाई पर मैक्सिमम टीपी कितना है 30 यूनिट्स, जो किस बिंदु पर है, ई बिंदु पर आ रहा है। अब ई बिंदु पर 30 है टोटल प्रोडक्शन, वहां पे एमपी देखो क्या है, 0 है। एमपी क्या है, 0। तो एमपी देखो प्रारंभ में बढ़ा है, फिर गिरने लग गया, और छठी इकाई पर ये क्या हो गया, 0। छठी इकाई पर क्या हो गया, 0 हो गया। जहां पे टीपी मैक्सिमम है 30 यूनिट्स, वहां पे एमपी क्या है, 0, यानी इस बिंदु पर होगा, है ना। बिल्कुल सही है, इसका मतलब अपन सही चल रहे हैं। इसके बाद एवरेज प्रोडक्शन क्या है, 5 यूनिट है। एवरेज
प्रोडक्शन क्या है इस बिंदु पर 5 यूनिट, ठीक है 5 यूनिट बना हुआ है। इसके बाद अपन बात करें तो एवरेज प्रोडक्शन भी प्रारंभ में बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या होता है प्रारंभ में देखो बढ़ रहा है 5 से 6 फिर 7 है ना 5 7 9, तो दोनों में क्या हो रही है एपी और एमपी में प्रारंभ में वृद्धि हो रही है। तो फर्स्ट स्टेज यहां से यहां तक है, ये वाली यहां से यहां तक क्या है फर्स्ट स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में देखो टीपी बढ़ता हुआ होता है तेजी से, एपी भी बढ़ता है और एमपी भी बढ़ता है। यहां तक देखो एपी भी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है। तो पहली स्टेज जो है ये यहां तक की है, वृद्धि की दर्शाती है फर्स्ट स्टेज, जिसमें एपी और एमपी क्या होते हैं बढ़ते हुए होते हैं, एपी एमपी क्या होते हैं बढ़ते, तो ये कहलाती है फर्स्ट स्टेज, ठीक है जहां पे बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं। प्रतिफल कैसे मिलते हैं बढ़ते प्रतिफल, इसकी व्याख्या भी आपको करनी है, ठीक है। तो अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं डायग्राम को। तो जहां पे एपीएमपी बढ़ता हुआ होता है इस लेवल तक, तो वो पहली स्टेज होती है जिसको कहते हैं बढ़ते प्रतिफल, यानी रिटर्न अच्छा मिल रहा है, प्रोडक्शन अच्छा मिल रहा है, जितने अपन साधन बढ़ा रहे हैं उससे प्रोडक्शन अपन को बढ़ता हुआ मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना। उसके बाद क्या हो रहा है ये स्थिर हो जाता है, यानी इसको कहते हैं अपन घटते प्रतिफल, घटते प्रतिफल, यानी अब उत्पादन बढ़ नहीं रहा, क्या हो रहा है घट रहा है, यानी जितनी तेजी से प्रारंभ में बढ़ा था वैसे नहीं बढ़ रहा, टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है अब घट रहा है, गिर रहा है ना। तो इसको कहेंगे घटते प्रतिफल, यानी कि यहां से ले लो, उसके बाद अपन ले लेते हैं घटते प्रतिफल यहां से, ये वाला सेकंड स्टेज, ठीक है। और सेकंड स्टेज में ही मैक्सिमम यूनिट प्रोडक्शन हो रही है, टीपी की कितनी 30 यूनिट्स, ये सेकंड स्टेज में ही आएगा। संतुष्टि बिंदु, ई बिंदु कौन सा है संतुष्टि स्तर का बिंदु। तो द्वितीय अवस्था क्या हो रही है एक उत्पादक की संतुलन की स्थिति कहलाती है। संतुष्टि का बिंदु कौन सी अवस्था में होता है सेकंड अवस्था में, क्योंकि फर्स्ट अवस्था यहां से यहां तक है, सेकंड अपनी ये चल रही है सेकंड यहां तक है, ठीक है ये पूरी सेकंड अवस्था है। उसके बाद ई बिंदु के बाद थर्ड स्थिति है, थर्ड स्थिति में टीपी गिरता है और एपी भी गिरने लग जाता है और एमपी तो जीरो में चला माइनस में चला जाता है। कौन सी स्टेज के बाद थर्ड स्टेज के बाद, यानी थर्ड स्थिति में, ठीक है। तो सेकंड स्टेज तक क्या हो रहा है अपन देख रहे हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एमपी जीरो आ गया है ना, एपी भी जो है गिरता हुआ होता है। उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड स्टेज कौन से बिंदु के बाद ई बिंदु के बाद क्या होने लग जाता है टीपी गिरने लग जाता है, एपी भी गिरने लग जाता है और एमपी गिरते हुए जीरो से गिर के माइनस में चला जाता है। तो ये रिलेशन स्टेज में बांटना है आपको ना, 3 स्टेज अपन ने लिए, पहली बढ़ते हुए उत्पादन की अवस्था, फिर स्थिर अवस्था, फिर घटते पैमाने का प्रतिफल। तो घटती स्थिति होगी और तीसरी जो अपन ये लेंगे 30 से घटकर 28 रहेगी, इसको कहेंगे हासमान प्रतिफल, हासमान प्रतिफल, क्योंकि रिटर्न घट रहा है, उत्पादन क्या हो रहा है 30 से घटकर कितना हो गया 28, तो ये घटता प्रतिफल है, यानी प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा अब घट रहा है, माइनस में भी जा रहा है। देखो एमपी जो है माइनस में चला गया, तो इस स्थिति में एमपी जो होता है ये क्या हो जाता है माइनस में चला जाता है, -2 यूनिट देखो यहाँ, ठीक है। तो एमपी क्या हो गया संतुष्टि बिंदु के बाद 30 यूनिट के बाद जो है संतुष्टि स्तर के बाद ये माइनस में भी चला जाता है, जीरो से घटकर माइनस में चला जाता है। तो मैं आपको इसको पीडीएफ सेंड करूंगा, उस पीडीएफ में पूरा एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से समझाया गया है ना, और भी अच्छी व्याख्या की हुई है, रेखा चित्र की उसमें डायग्राम्स को भी जो है एक्सप्लेन किया है पूरी तरह अच्छे से, पॉइंट बना करके पहली स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज अपने बढ़ते प्रतिफल, सेकंड घटते प्रतिफल और तीसरी हासमान प्रतिफल के रूप में। तो तीनों कंडीशन जो स्टेज हो रही है यहाँ पे उसको जो है शो किया गया, दर्शाया गया है। इसको एक बार देख लेना, वीडियो को और एक बार देख लेना। इसका डायग्राम आपको बिना नंबर के बनाना है, क्योंकि रिलेशन भी देखना है हमको कि कैसे रिएक्ट कर रहे हैं टीपी, एपी और एमपी। टीपी का ऊपर बना दिया, इसमें भी एक साथ बना सकते हो आप एपी का और एमपी का, लेकिन अपन ने एपी एमपी नीचे बना दिया और स्पष्टीकरण के लिए और अच्छे से समझ में आने के लिए। तो आप ऐसे कैसे डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करना, बस और कुछ नहीं करना, इसमें कोई नंबर नहीं डालने, आप बिना नंबर के डायग्राम को बनाना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक कैसा लगा बताना मत भूलिएगा, और अच्छे से देख लेना दोबारा वीडियो को, कोई टेंशन नहीं है, कोई डिस्कस हो तो हम है ना आपके साथ, बने रहेंगे आपके साथ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। और चलते हैं अगला टॉपिक लेकर आएंगे जल्दी, तब तक मेरे साथ बने रहिए। ओके बच्चों, कीप वाचिंग, टिल देन बाय।